मम्मा, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, किसी को भी मेरी चिंता नहीं। आज मेरी सालगिरह है और कोई भी मेरा हाल पूछने नहीं आया। तोता ऐसे सोच रहा था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। तोते भैया, आप यहाँ बैठे हुए हो और मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ। चिड़िया, क्या बताऊं, आज मेरी सालगिरह है और किसी ने भी मेरी बात तक नहीं पूछी। अरे तोते भैया, ये आप तोतले कब से हो गए? आप तो अच्छा भला बोलते थे। चिड़िया बहन, साल में एक बार अगर मैं देसी घी की बनी हुई चूरी ना खाऊं तो मेरी जबान तोतली हो जाती है। और आज मुझे चूरी खाए पूरा साल बीत गया। पिछली बार मैंने अपने जन्मदिन पर ही चूरी खाई थी। तो क्या तोते भैया, देसी घी की चूरी खाने से आप ठीक हो जाओगे? अगर मुझे कहीं से देसी घी की चूरी मिल जाए तो फिर ही मेरी जबान ठीक होगी और मेरा तोतलापन ठीक होगा। तो फिर तोते भैया, मैं आपके लिए देसी घी की चूरी का इंतजाम करती हूँ। आप मेरा इंतजार करें, मैं शाम को आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, हमारे मिट्ठू तोते का आज जन्मदिन है और मिट्ठू को देसी घी की चूरी खाए भी पूरा साल हो गया है और अब तो मिट्ठू तोता तोतला हो गया है। अगर आज मिट्ठू तोते को उसके जन्मदिन पर देसी घी की चूरी ना मिली तो हमारा मिट्ठू हमेशा हमेशा के लिए तोतला हो जाएगा। चिड़िया, मुझे पता है तोते को जब तक साल में एक बार देसी घी की चूरी ना मिले तो तोते तोतले हो जाते हैं। चलो हम कहीं से एक रोटी ढूंढ कर लाते हैं और अपने मिट्ठू तोते को चूरी बना कर खिलाते हैं। परंतु कहाँ, हमें रोटी कहाँ से मिलेगी? जंगल के बाहर साथ वाले गांव में एक तंदूर वाला है, हम उसके पास जाते हैं और उससे एक रोटी लेते हैं। फिर ऐसे सोचते हुए चिड़िया और कौवा वहाँ से जाते हैं। चिड़िया बहन, आप यहीं बैठें, मैं जाता हूँ। ये इंसान कई बार पक्षियों पर बिना सोचे हमला भी कर देते हैं, हम दोनों का जाना ठीक नहीं। फिर कौवा उस तंदूर वाले के पास जाता है। छी, चल भाग कौवे, काले कौवे, चल भाग। छी। सुंदर और दयालु इंसान जी, हमें अपने मिट्ठू तोते को चूरी बना कर देना है और उसके लिए हमें एक रोटी दे दे। भगवान आपका भला करेगा। रोटी? तो रोटी लेने आए हो तुम, परंतु मेरे पास तो गेहूं नहीं है। अगर तुम मुझे गेहूं ला कर दे दो तो ही मैं तुम्हें रोटी बना कर दे सकता हूँ। पहले गेहूं लाओ, फिर रोटी ले जाना। तो मैं अभी गेहूं लेकर आया। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को इंसान की बात बताता है। कौवे भैया, ये कौन सा मुश्किल काम है? हम खेत से गेहूं लाकर इस तंदूर वाले को देते हैं और फिर रोटी ले जाएंगे। तो फिर चलो। वो फिर से उड़ते हैं और वो गेहूं के खेत में जाते हैं। बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? खेत जी, हमें एक बाली गेहूं की दे दें। हमें वो बाली तंदूर वाले को देकर एक रोटी लेना है, क्योंकि हमारे मिट्ठू तोते ने अगर आज चूरी ना खाई तो वो हमेशा हमेशा के लिए तोतला हो जाएगा। ये सुनकर खेत दुखी हो जाता है। क्या हुआ खेत जी, आप दुखी क्यों हो गए हो? क्या आप हमें गेहूं की एक बाली नहीं दोगे? मैं आपको गेहूं की एक बाली जरूर देता, परंतु इन बालियों में दाना नहीं है, क्योंकि अभी तक बरसात नहीं हुई और पानी ना मिलने के कारण बालियां सूख गई हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी ला दें तो फिर ही मैं आपको दाने वाली बाली दे सकता हूँ। हमें अपने मिट्ठू तोते को चूरी देने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे।
ऐसा कहते हुए चिड़िया और कौवा वहाँ से जाते हैं। वो सीधे नदी के पास जाते हैं। वो जैसे ही नदी से पानी लेने लगते हैं तो नदी उनसे कहती है, रुको रुको चिड़िया और कौवे, पहले मेरी बात सुनो और फिर मेरा पानी पीना। बताएं बताएं नदी जी, क्या बात है? देखो, इंसानों ने कैसे मेरे अंदर गंदगी और प्लास्टिक बैग फेंक रखे हैं। आप मेरा पानी पीने से पहले मुझे अच्छे से साफ करें ताकि मैं दूसरों को अच्छा और साफ पानी दे सकूं। नदी जी, हमें अपने दोस्त मिट्ठू को चूरी खिलाने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। फिर चिड़िया और कौवा नदी से वो सारे प्लास्टिक बैग उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ऐसे नदी का पानी साफ हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे साफ किया। अब आप मेरा पानी ले सकते हैं। चिड़िया और कौवा नदी से पानी लेते हैं और वापस गेहूं के खेत की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वो पानी खेत में डाल देते हैं, जिससे गेहूं की बालियां में दाने मोटे हो जाते हैं। चिड़िया और कौवे, आपने मुझे पानी दिया और अब आप मेरी जितनी चाहे बालियां लेकर जा सकते हैं। खेत जी, आप खुश रहो और हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। और आप भी। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से गेहूं की बालियां लेकर वापस तंदूर वाले इंसान के पास आते हैं। ये ले इंसान जी, हमने कर लिया। हम गेहूं की बाली ले आए और अब आप हमें जल्दी से एक गरम गरम रोटी बना दें ताकि हम अपने दोस्त मिट्ठू की जबान ठीक कर सकें। आप तो सच में बाली ले आए, मुझे लगा था कि आप ऐसा ना कर सकोगे। फिर इंसान उन्हें एक रोटी बना देता है। पक्षियों, जाते जाते मुझे एक बात तो बताते जाओ। जी पूछिए इंसान जी, क्या बात है? तोतला तो हुआ है तोता, और आपका क्या फायदा होगा उसकी जुबान ठीक करने में? इंसान जी, हम सब पक्षी एक परिवार की तरह रहते हैं। हम दुख और सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। हम कोई भी काम किसी लालच में नहीं करते। तो क्या आप एक दूसरे की मदद करने से पहले जाति को नहीं देखते? नहीं इंसान जी, पक्षी तो पक्षी होता है, चाहे वो कौवा हो, चाहे तोता या फिर मैना या कोई चिड़िया, हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो फिर आप पक्षी हम इंसानों से बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। हम तो बट गए हैं जाति में, रंगों में, धर्म में और देशों में। ऐसा कहते हुए उस इंसान की आंखों में आंसू थे। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं और उस इंसान को एक बड़ा सबक दे जाते हैं। कौवे भैया, वो सामने माँ जी दूध से देसी घी बना रही हैं। चलो हम बड़ी अम्मा से थोड़ा देसी घी भी ले लेते हैं। अगर चूरी में देसी घी ना डाला तो फिर क्या मजा। वो दोनों उस बूढ़ी माँ जी के पास जाते हैं। माँ जी, हमें थोड़ा सा देसी घी तो दे दे। चिड़िया, आपका देसी घी से क्या काम? हमारे दोस्त मिट्ठू तोते का आज जन्मदिन है और अगर उसे आज देसी घी की बनी हुई चूरी ना दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए तोतला हो जाएगा। चूरी का नाम सुनकर वो माँ जी रोने लग जाती है। माँ जी, आप रोने क्यों लग गई? मेरा एक ही बेटा था, उसे भी देसी घी की चूरी बहुत पसंद थी, जालमों ने मार दिया। परंतु माँ जी, क्यों और किसने मार दिया? उसके दोस्तों ने, केवल इसलिए कि मेरा बेटा उनसे ज्यादा आगे निकल गया था और उनसे देखा ना गया। माँ जी, इतनी सी बात पर? हम इंसान से दूसरे की तरक्की कब देखी जाती है? हम हमेशा दूसरों को अपने से नीचे ही देखना पसंद करते हैं। अच्छा छोड़ो चिड़िया बेटी, मेरे पास शक्कर भी है, आप अपनी रोटी मुझे दो, मैं आपको देसी घी डालकर चूरी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी माँ जी को रोटी दे देती है और माँ जी उसमें देसी घी डालकर चूरी बना देती है, जिसे लेकर चिड़िया और कौवा खुशी खुशी वापस हो लेते हैं।
शाम भी होने ही वाली थी। कबूतर और बुलबुल ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और फिर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। चिड़िया और कौवा तोते को देसी घी की चूरी देते हैं। मिठू, अब जल्दी से चूरी खाओ और पहले की तरह बोलने लग जाओ। मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनकर हंसी आ रही थी। और फिर काटेंगे मिठू के जन्मदिन पर बड़े वाला केक। ये सब देखकर तोता बहुत खुश था। फिर ऐसे मिठू तोता देसी घी वाली चूरी खाता है और उसका तोतलापन खत्म हो जाता है। सच ही कहते हैं, अगर अच्छे दोस्त हो तो जिंदगी बहुत आसान होती है। मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर वो सब खुशी खुशी तोते का जन्मदिन मनाते हैं। ये अमरूद तो मेरा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारा कैसे हो गया? जब मैं इस अमरूद के पेड़ पर आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था, और वैसे भी जंगल के सब पेड़ों पर सब पक्षियों का बराबर का हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जग्गू के सामने अपनी जुबान चलाओ। मैंने कह दिया तो कह दिया, ये अमरूद मेरा है। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे मिट्ठू के ऐसे कहने पर जग्गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस छोटे से मिट्ठू को 3-4 चोंचे मार देता है, जिससे वो छोटा मिट्ठू घायल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ तुम्हारा। और मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और जग्गू मन ही मन में बहुत खुश होता है कि उसने मिट्ठू को भगा दिया और खुद उसका अमरूद मजे ले लेकर खा लेता है। जग्गू बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और ये सब उसकी माँ के बेजा लाड और प्यार से हुआ था। वो आए रोज किसी न किसी छोटे पक्षी को मारता रहता था। आज भी उसने मिट्ठू को बगैर वजह के मारा था। पापा, पापा, जग्गू ने मुझे मारा है। वो अमरूद मेरा था, मैंने ही उसे ढूंढा था। जग्गू ने मुझसे मेरा अमरूद भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। छोटे मिट्ठू, तुम्हारा पापा अभी जाकर बता कर आता है उसके मम्मा पापा को। बेटा, यहाँ पर जग्गू हो, तुम वहाँ से तुरंत आ जाया करो। ये कालू और गोरी को अपने बेटे की ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों नहीं नजर आती। बेटा, तुम चुप कर जाओ, मैं अभी जाता हूँ उसके घर। और फिर मिट्ठू तोता जग्गू के घर की तरफ चला जाता है। कालू, मैं तुम्हें शिकायत लगाने नहीं आया, क्योंकि बच्चे सभी एक जैसे होते हैं। तुम जग्गू को थोड़ा समझाओ कि मार कटाई वाले काम ना किया करे। क्या कर दिया मेरे जग्गू ने जो शिकायत लेकर आ गए? गोरी बहन, वो मेरे बेटे को चोंचे मार मार कर जग्गू ने घायल कर दिया है। जरूर तुम्हारे बेटे का ही कसूर होगा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, वो बगैर किसी वजह के किसी को भी कुछ नहीं कहता। और फिर जग्गू भी आ जाता है। जग्गू, मेरे चंदा, तुम बताओ क्या कहा था तुम्हें इसके बेटे ने? मम्मा, वो मुझसे अमरूद छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने थोड़ी सी पिटाई कर दी। देखा, मैंने नहीं कहा था कि मेरा जग्गू बगैर वजह के किसी को कुछ नहीं कहता। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। गौरी, हमें बच्चे की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह ये तुम्हें कभी किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मुसीबत में हमें डालेगा, तुम्हें नहीं जो इतनी टें टें कर रहे हो। तुम सब जलते हो मेरे जग्गू से। तोता गौरी की बातें सुनकर हैरान रह जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, वैसे तुम्हें जग्गू की इतनी पक्षपात नहीं करनी चाहिए। अब तुम ना शुरू हो जाना। मेरा बेटा तो हीरो है इस जंगल का, बस यही बात इन पक्षियों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आए रोज बहाने बनाकर आते रहते हैं। और फिर कालू कौवा भी खामोश हो जाता है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं, जबकि जग्गू जाग रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कोई शरारत करे। और वो कुछ सोचकर चुपके से घोंसले से चला जाता है और सीधा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। बुलबुल के घोंसले में जाकर वो चुपके से बुलबुल का अंडा उठाकर नीचे गिरा देता है और वापस चला जाता है। जब जग्गू अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो उसे कबूतर देख लेता है। ये कालू का बेटा इस समय कहाँ से आ रहा है भी अकेला। ये कालू और गोरी भी अपने बेटे पर जरा गौर नहीं करते, कैसे रात के समय अकेला उड़ता फिर रहा है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। बुलबुल की जब आँख खुलती है
तो अपने अंडे को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है और जब पेड़ के नीचे देखती है तो अपना अंडा नीचे टूटा देख रोने लग जाती है। मेरा अंडा कैसे टूट गया मेरा अंडा कैसे टूट गया। बुलबुल की आवाज़ सुनकर बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। बुलबुल, आज रात ना तो हवा चली है और ना ही आंधी आई है, फिर तुम्हारा अंडा नीचे कैसे गिर गया? इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। रात को जब मैं सोई थी तो मेरा अंडा घोंसले में बिल्कुल ठीक पड़ा था, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा अंडा टूटा पड़ा था। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसी ने क्यों मेरा अंडा तोड़ा? हमारे जंगल में पहले तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुई, अब ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। कबूतर भैया, जल्दी बताएं, मेरे साथ इतना जुल्म किसने किया है? ये सब जग्गू ने किया है। मैं रात को जाग रहा था तो वो बुलबुल के घर की तरफ से आ रहा था। ये गोरी भी किसी की नहीं सुनती। मैंने भी कई बार उसे कहा है कि जग्गू को थोड़ा समझाया करे। अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो तो आगे से लड़ना ही शुरू कर देती है। हम सब मिलकर जाते हैं गोरी के घर और उसे बता कर आते हैं कि उसके बेटे ने कितना बड़ा गलत काम किया है, शायद फिर उस पर कुछ असर हो जाए। और वो सब गोरी कव्वी के घर की तरफ चले जाते हैं। आप सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछे कि इसने रात को मेरे घर आकर मेरा अंडा क्यों तोड़ा है। लेकिन जग्गू तो रात को हमारे साथ सोया हुआ था घोंसले में। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? हम इल्जाम नहीं लगा रहे गोरी, कबूतर ने खुद आधी रात को जग्गू को बुलबुल के घर की तरफ से आते देखा है। तुम तो चुप ही रहो, मेरे मुंह ज्यादा ना लगना। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे कुकू को बुलबुल के घोंसले की तरफ से आधी रात को आते देखा था तो फिर? गोरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर। देखना, ये किसी दिन तुम्हारे लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। अब अगर किसी पक्षी के घोंसले से अंडा टूटा या गायब हुआ तो कालू, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे कहते हुए वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, क्या तुम रात को घोंसले से बाहर गए थे? इससे पहले जग्गू कोई जवाब देता, गोरी जल्दी से बोल पड़ती है, खबरदार, अगर तुमने उन पक्षियों की बातों में आकर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो। और कालू कौवा फिर से खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी आपस में सलाह करते हैं। ये गोरी तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आप सबको एक मशवरा दूं, अगर आप मेरी बात मानो तो। हाँ रानो, कहो, क्या कहना चाहती हो? आज के बाद कोई भी पक्षी ना तो जग्गू को कुछ कहे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। और हम सब अपने बच्चों को भी ये समझा देते हैं कि यहाँ पर जग्गू हो वहाँ से तुरंत चले आएं, और ना ही हम में से कोई गोरी को कोई शिकायत लगाएगा। गोरी किसी दिन खुद ही पछताएगी, जैसे वो अपने बेटे की प्रशिक्षण कर रही है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सब पक्षी अपने अपने बच्चों को समझा देते हैं। अगले रोज जग्गू जिस भी छोटे पक्षी के पास जाता है उसे तंग करने के लिए वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। जग्गू बहुत हैरान होता है कि इन सबको क्या हुआ है। आज तो जरा भी मजा नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? क्यों ना दूसरे जंगल जाऊं और वहां जाकर किसी पक्षी को तंग करके आऊं। और फिर ऐसे सोचकर जग्गू वहां से दूसरे जंगल की तरफ चला। जब वो दूसरे जंगल पहुंचता है तो उसे एक अंगूर की बेल पर छोटा सा उल्लू दिखाई देता है जो अंगूर खा रहा था। जग्गू तुरंत उसके पास चला जाता है। ओए छोटे उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये अंगूर मेरे हैं। मैंने आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हो। ये अंगूर हमारे जंगल के सब पक्षियों के हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जबान चलाओ। ऐसे कहते ही जग्गू उस छोटे उल्लू के भी 2-4 चोंचे मार देता है। वो छोटा उल्लू वहाँ से रोता हुआ अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है। चिंकू, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हें घायल किसने किया है? और वो छोटा उल्लू रोता हुआ सारी बात अपनी मम्मा पापा को बता देता है। उस कौवे की इतनी हिम्मत,
हमारे इलाके में आकर बदमाशी दिखाए। वो पापा उल्लू अपने साथ और दो उल्लुओं को लेकर जग्गू को पकड़ने चला जाता है। जग्गू अभी तक बैठा अंगूर खा रहा था। हाँ बे काले कौवे, कौन हो तुम और हमारे इलाके में आकर बदमाशी क्यों कर रहे हो? चलो तुम्हें जरा सबक तो सिखाएं। ऐसे कहकर वो उल्लू जग्गू को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। कालू और गोरी भी अब परेशान हो गए थे कि जग्गू अभी तक घर क्यों नहीं आया। कालू, चले हम ढूंढने जाते हैं अपने जग्गू को, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और फिर कालू और गोरी सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन जग्गू कहीं से भी नहीं मिलता। अब रात हो चुकी थी। मेरा जग्गू, किसी की नजर लगी मेरे बेटे को। हर कोई मेरे बेटे के पीछे पड़ा रहता था। अब तो ये फजूल बातें करना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारे बेजा लाड की वजह से वो इतना बिगड़ चुका है कि वो हमें ये भी बताना पसंद नहीं करता कि वो किधर जा रहा है। अब मैं सुबह दूसरे जंगल जाऊंगा, कहीं वहाँ ना चला गया हो। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं। वो सारे जंगल में फिरते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ के साथ जग्गू उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। पास में उल्लू भी बैठे हुए थे। वो दोनों तुरंत जग्गू के पास जाते हैं। मेरा जग्गू, तुम यहाँ कैसे? तो ये तुम्हारा बेटा है, इतना बिगड़ा हुआ। तुम दोनों भी ऐसे ही होंगे। अब ये हमारे कब्जे में है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। इसने हमारे बच्चे को घायल किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आप प्लीज इसे माफ कर दें, ये दोबारा फिर कभी इस जंगल में नहीं आएगा। यहाँ से जाएगा तो दोबारा आएगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। पापा, इन्होंने मुझे बहुत मारा है और मुझे कल से कुछ खाने को भी नहीं दिया। आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं फिर कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा। बड़े उल्लू जी, आप मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। गोरी उन उल्लुओं के सामने रोने धोने की खूब एक्टिंग करती है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले कोई जामनी लाओ, फिर ही छोड़ेंगे इसे। और अब यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। कालू कौवा और गोरी कौवी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों सीधे कबूतर की तरफ जाते हैं। कबूतर भैया, आप प्लीज हमारे साथ चलें। कहाँ? और फिर गोरी कबूतर को सारी बात बताती है। जब हम कहते थे तुम्हें कि अपने बेटे पर गौर करो, तब तो हम तुम्हें बुरे लगते थे। अब पता चला ना? ना भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। और वो दोनों वहाँ से तोते के घर की तरफ चले जाते हैं और तोता भी उनके साथ जाने को इनकार कर देता है। अब किसके पास जाएं? रानो तो तुम्हें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। लेकिन रानो हमारी मदद जरूर करेगी। कालू, जल्दी करो, हम रानो की तरफ जाते हैं, कहीं वो उल्लू मेरे जग्गू को मार ही ना दे। गोरी, तुम बहुत मतलबी हो। और फिर वो दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया उनकी बात मान लेती है और फिर वो तीनों दूसरे जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया उन उल्लुओं को जामनी दे देती है और वो उल्लू जग्गू को छोड़ देते हैं। आज तो छोड़ रहे हैं, फिर अगर इस जंगल में नजर आए तो जान से मार देंगे। और वो जल्दी से वहाँ से वापस आ जाते हैं।